Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए यूनिट 4 दैट इज़ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने आपके फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन को स्टडी किया था। हमने आपके पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन दिया था कम्युनिकेशन का, बेसिकली कम्युनिकेशन होता क्या है, एंड सेकेंड पार्ट में हमने फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया था, एंड इट इज़ योर थर्ड पार्ट जिसमें भी हम फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन ही डिस्कस कर रहे हैं। जो कुछ एलिमेंट्स हमारे कल के पार्ट में रह गए थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ओके, चैनल से, क्योंकि मैसेज तक हमने कल देख लिया था, चैनल से स्टार्ट करेंगे। चैनल्स क्या होते हैं बेसिकली? सो चैनल्स आर द मीन्स दैट इज़ पाथवेज और डिवाइसेस। तो चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स आपके एक रास्ते होते हैं जिनके थ्रू आप जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिवाइसेस होते हैं, या हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। बाय विच मैसेजेस आर कम्युनिकेटेड, वही जिसके थ्रू मैसेजेस जो हैं वो कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो वो कोई भी पाथवे हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, और क्या हो सकते हैं आपके एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि ऐप्स वगैरह हो सकते हैं। लाइक आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज चैनल, बिकॉज ये आपके मैसेजेस को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहे हैं। सो चैनल्स में बी डिस्क्राइब्ड एंड एनालाइज्ड इन 2 डिफरेंट वेज। हम चैनल्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम इनको 2 अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली अगर हम बात करें तो पहली जो आपका तरीका है वे है इज़ द फॉर्म इन विच मैसेजेस आर सेंड टू रिसीवर। इसमें पहला जो आपका वे है वो इन्वॉल्व करता है कि फॉर्म क्या है जिसमें कि मैसेज रिसीवर तक जा रहा है। ठीक है, फॉर्म्स का मतलब यहाँ पर है कि आप वर्बली अपना मैसेज वहाँ पे ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर आप नॉन वर्बली अपना मैसेज वहाँ पर ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, वर्बली अगर आप करें तो हो सकता है आपने फ़ोन कॉल किया हो, नॉन वर्बली आप करें हो सकता है आपने लेटर सेंड किया, हो सकता है आपने टेक्स्ट सेंड किया हो, है ना। तो वही आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चैनल्स होते हैं उनको हम एनालाइज करें, डिस्क्राइब कर सकते हैं 2 वे में। पहली वे तो ये कि हम किस फॉर्म में अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इन वर्बल फॉर्म और इट इज़ इन नॉन वर्बल फॉर्म। वी यूज़ आवर 5 सेंसेस टू रिसीव मैसेजेस। हम मैसेज को रिसीव करते हैं जब, तो हम अपने पूरे 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं फ्रॉम अदर्स। चैनल्स में ऑल्सो भी डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन एम्प्लॉयड इन कम्युनिकेशन। जो दूसरा तरीका है जिससे कि हम चैनल को डिस्क्राइब कर सकते हैं वो क्या है आपका, वो हम कैसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी हम ऐसा कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर हम सिचुएशन पे डिपेंड अगर हम सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन की बेसिस पे अगर हम बात करें तो जो सोर्स होता है वो कंसंट्रेट करता है वर्बल और नॉन वर्बल चैनल्स पे कम्युनिकेशन के। इफ़ द स्पीकर इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, अगर जो स्पीकर है वो आपका ऑडियंस के सामने नहीं है, ठीक है, उसका फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता, बट इफ़ ही और शी इज़ गिविंग लेक्चर इन अ क्लासरूम और बिफोर अ लाइव ऑडियंस, पर्सनल अपीयरेंस कुड ईजिली इन्फ्लुएंस द रिसेप्शन ऑफ द मैसेज। अब देखिए यहाँ पर सेम वही चीज़ है, लाइक जैसे अभी आप लोग क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पर, तो मैं आपके सामने नहीं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर स्पीकर हूँ एंड आई एम नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर द ऑडियंस। तो मैं आपके सामने नहीं हूँ, मेरी फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर मैटर नहीं करती, मैं दिखने में कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। बट अगर मैं अपना लेक्चर जो है वो क्लासरूम में दे रही हूँ, ठीक है, लाइव ऑडियंस से पहले, मेरा पर्सनल
अपीयरेंस यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगा जो मेरा मैसेज है उसको सुनने के लिए, ठीक है। whatever channels of communication are used, the source must learn to adapt the message to make use of the most appropriate channel available for the situation। अब देखिए, कोई भी चैनल हो कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी चैनल का हम इस्तेमाल करें कम्युनिकेशन के लिए, आपको ध्यान रखना है कि जो सोर्स हो वो ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, जो मैसेज को अडेप्ट कर सके एक मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल के लिए, जो कि उससे टाइम की सिचुएशन के लिए अवेलेबल है। हिंदी में देखेंगे, चैनल वे साधन हैं यानी रास्ते हैं या उपकरण हैं जिनके द्वारा संदेश संप्रेषित किए जाते हैं। चैनलों का वर्णन और विश्लेषण तो अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। पहले में तो यह हो सकता है कि इसमें वह रूप शामिल है जिसमें आप संदेश रिसीवर को भेजे जाते हैं, ठीक है। अब रूपों में जो संचार है वो मौखिक हो सकता है आपका, या फिर अशाब्दिक, दोनों शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरों से संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी पांचों इंद्रियों का उपयोग करते हैं। चैनलों का वर्णन संचार में प्रयुक्त प्रस्तुति के तरीके के अनुसार भी किया जा सकता है। स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो स्रोत जो है आपका संचार के मौखिक और या फिर अशाब्दिक चैनलों पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि वक्ता दर्शकों के सामने नहीं है तो उसकी शारीरिक बनावट मायने नहीं रखती, लेकिन यदि वे कक्षा में या लाइव दर्शकों के सामने व्याख्यान दे रहा है तो व्यक्तिगत दिखावट आसानी से संदेश की प्राप्ति को प्रभावित कर सकती है। संचार के जो भी चैनल उपयोग किए जाते हैं, स्रोत को स्थिति के लिए उपलब्ध सबसे उपयुक्त चैनलों का उपयोग करने के लिए संदेश को अनुकूलित करना जो है वो सीखना चाहिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा रिसीवर एंड डिकोडर। तो रिसीवर को ही हम डिकोडर भी कहते हैं ना, तो यहाँ पर वही है। द पर्सन और पर्सन्स हु अटेंड टू द सोर्स मैसेज इज़ द रिसीवर। अब मैंने जो मैसेज भेजा, वो मैसेज जिसने रिसीव किया, तो वो पर्सन जो कि सोर्स यानी कि एनकोडर का मैसेज रिसीव करता है उसको हम रिसीवर कहते हैं क्योंकि उसने मैसेज रिसीव किया। उसको हम डिकोडर भी कहते हैं। हम उसको डिकोडर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उस मैसेज को पढ़ता है, उसको इंटरप्रीट करता है, उसको समझता है। द एक्ट ऑफ इंटरप्रीटिंग मैसेज इज कॉल्ड डिकोडिंग। वही मैसेज रिसीव करना, इस वजह से हमने उसको रिसीवर कहा, बट उसने उस मैसेज को क्या करा, इंटरप्रीट किया। तो वो प्रोसेस या वो एक्ट जिससे कि आप मैसेज को इंटरप्रीट कर रहे हैं, दैट एक्ट इज टर्म्ड एज डिकोडिंग। उसको डिकोडिंग कहा, इसी वजह से डिकोड करने वाले पर्सन को डिकोडर कहा। रिसीवर्स डिकोड मैसेजेस बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। अब जो रिसीवर है वो मैसेज को डिकोड करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। लाइक मान लीजिए कभी कभी मैसेज आपसे सिंपली ऐसा पूछ लिया जाए, लाइक अगर आपने पूछा हाउ आर यू, तो उसका जो रिप्लाई है वो कोई भी दे सकता है कि आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन एंड ऑल। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि कल तुम्हें दिया था आज मुझे दे दो, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना मैसेज किया, कल तुम्हें दिया था आज मुझे दे दो। अब जो रिसीवर है, ठीक है, जिस तक ये मैसेज पहुंचा है, वो इस मैसेज को डिकोड तभी कर पाएगा अगर इसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। मीन्स अगर मैंने तुम्हें कल क्या दिया, अगर रिसीवर वही, मतलब यहाँ पर वही पास्ट अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो मैसेज को डिकोड करता है। बात आ रही कल मैंने तुम्हें दिया था आज तुम मुझे दे दो, ठीक है। अब क्या दिया था और क्या देना है नहीं पता, लेकिन अगर वही आप अगर मान लीजिए सोर्स जो है आपका एनकोडर जो है उसके साथ डिकोडर पास्ट एक्सपीरियंस में विजिट हुआ है, मीन्स मान लीजिए कि एनकोडर ने डिकोडर को एक पेन दिया है तो वो पेन ही वो मांग रहा है, तो वो समझ जाएगा। पेन को मेंशन करने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से वो समझ गया डिकोडर कि एनकोडर जो है वो पेन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ वही मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया था कि यही है कि जो रिसीवर है वो मैसेज को डिकोड करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, परसेप्शन के बेसिस पे कि उसका परसेप्शन कैसा है, ठीक है, थॉट्स एंड फीलिंग्स की बेसिस पे। तो हमेशा हमें यहाँ पे थॉट्स की स्पेलिंग है, मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा, थॉट्स है ये। तो जो भी हमारा डिकोडर है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे, अपने परसेप्शन की बेसिस पे, अपने थॉट्स और फीलिंग्स की बेसिस पे वो जो आपका मैसेज होता है उसको डिकोड करता है, ठीक है। वी फर्स्ट हैव अ साइकोलॉजिकल रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, अ नॉइज कॉजेज साउंड वेव्स टू हिट आवर ईयर ड्रम और अ मूवमेंट कैचेस आवर आई।
देखिए सबसे पहले जो हम मैसेज को सुनते हैं या समझते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल रिसेप्शन होता है स्टिमुलाई का, मतलब जो हमें उत्तेजित करता है। अब हमें उत्तेजित कौन करता है, तो जो भी नॉइज़ आ रही होती है, ठीक है, साउंड वेव्स के हिट होने की वजह से जो साउंड वेव्स की जो भी नॉइज़ आ रही होती है वो हमारे ईयर ड्रम में जाकर हिट करती है और फिर जो मूवमेंट होता है वो हमारी आइज़ तक पहुंचता है। तो वी देन पे अटेंशन टू बोथ द वर्बल एंड नॉन वर्बल स्टिमुलाई। हम वर्बल हो या नॉन वर्बल हो दोनों ही स्टिमुलाई पे हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अटेंशन देते हैं एंड रिड्यूस ऑल द स्टिमुलाई बम्बार्डिंग अस टू वन और टू वी कैन कॉप विथ मोर इजली। यहाँ पर रिड्यूस है, ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं, रिड्यूस है इट इज़। तो और क्या करता है, रिड्यूस करता है जितने भी स्टिमुलाई बम्बार्ड हो रहे होते हैं हमारे ऊपर, ठीक है, तो उन सबको, और हम उनके साथ ईजिली फिर कॉप कर जाते हैं, ईजिली हम मैनेज कर जाते हैं। नेक्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टिमुलाई एंड इंटरप्रीट दैम इनटू मैसेजेस। दूसरा हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम स्टिमुलाई को समझें, ठीक है, और हम उनको मैसेजेस में इंटरप्रेट करें। वी डिसाइड दैट द नॉइज इज़ अ टेलीफोन बेल और दैट द मूवमेंट इज़ अ फ्रेंड वेविंग टू अस अक्रॉस कैंपस। यहाँ पर बात हो रही है, हम डिसाइड करते हैं कि जो नॉइज़ होगा या तो वो टेलीफोन बेल होगा, मान लीजिए आपको ट्रेन की आवाज़ आ रही, या फिर वो मूवमेंट होगा जिसमें कि कोई फ्रेंड जो है वो कैंपस की तरफ वेव करता है। Finally, we store this information for later use so that the next time we'll be able to respond to the stimuli more quickly. तो फाइनली हमें क्या करना होता है कि हमें वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना होता है। मतलब मान लीजिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो भी टोन होता है, जो भी रिंगटोन होती है, जब किसी का कॉल आता है तो आपके फ़ोन में जो भी रिंगटोन बजती है उसको आप अडॉप्ट कर लेते हो, है ना, अडॉप्ट कर लेते हो उसको। वो वही है यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर करके रख लेते हो कि अगर ये वाली बेल बजेगी तो मेरे को फ़ोन उठाना है, मेरे को उस पर रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि कॉल आ रही है मेरे लिए। तो यहाँ वही कहा कि हमको स्टोर करके रखनी है इन्फॉर्मेशन आगे के यूज़ के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम क्या कर सकें, जो भी जब हमें स्टिमुलाई हमें दिया जा रहा है तो हम उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें क्विकली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट रिसीवर्स मेक इमीडिएट डिसीजंस अबाउट व्हाट दे विल रिस्पॉन्ड टू इन अ गिवन सिचुएशन। ये बात आपको याद रखनी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमको ना जो भी रिसीवर होता है उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसीलिए कहा गया कि आप जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखिए सो दैट आप इमीडिएट रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें। हिंदी में देखेंगे वह व्यक्ति जो स्रोत के संदेश पर ध्यान देता है वो रिसीवर होता है। संदेशों की व्याख्या करने की क्रिया को डिकोडिंग कहा जाता है, इसी वजह से रिसीवर को डिकोडर कहा जाता है। रिसीवर पिछले अनुभवों, धारणाओं, विचारों और भावनाओं के आधार पर संदेशों को डिकोड करते हैं। हम सबसे पहले उत्तेजनाओं का शारीरिक ग्रहण करते हैं। कोई शोर ध्वनि तरंगों को हमारे कान के पर्दे से टकराता है या कोई हलचल हमारी आंखों को पकड़ लेती है, तो ये सब हम ग्रहण करते हैं। फिर हम मौखिक और अशाब्दिक दोनों उत्तेजनाओं पर ध्यान देते हैं कि क्या क्या हुआ था बेसिकली, और हम पर जो बमबारी करने वाली सबसे उत्तेजनाएं होती हैं उनको 1 या 2 में घटा देते हैं, जिनसे हम अधिक आसानी से निपट सकते हैं। इसके बाद हम उत्तेजनाओं को समझने और उन्हें संदेशों में व्याख्यात करने का प्रयास करते हैं। हम यह तय करते हैं कि जो शोर है वो एक टेलीफोन की घंटी है या फिर एक हलचल है, किसी भी परिसर में हमें हाथ हिलाकर इशारा करने वाला कोई मित्र है, ठीक है, वो आ रहा है। अंत में हम इस जानकारी को बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करते हैं ताकि अगली बार हम उत्तेजनाओं पर अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया कर सकें। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि रिसीवर किसी दिए गए परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसके बारे में हमें तुरंत निर्णय लेना होता है। नाउ moving towards the other elements and it is feedback। तो फीडबैक की बात करेंगे। देखिए अनदर एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो अगला एलिमेंट होता है वो आपका फीडबैक होता है। ईच पार्टी इज एन इंटरेक्शन कंटिन्यूसली सेंड्स मैसेजेस बैक टू द अदर। हर पार्टी किसी भी एक इंटरेक्शन में क्या कर रही होती है, कंटिन्यूसली मैसेज सेंड कर रही होती है दूसरे को। दिस रिटर्न प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक। ये याद रखेंगे आप। फीडबैक क्या है, मतलब मान लीजिए
कि सोर्स है एनकोडर है, उसने रिसीवर को मैसेज किया और रिसीवर उस मैसेज को तुरंत ही आपको रिप्लाई कर रहा है, तो वही एक अनदर एलिमेंट जो है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस का, उसको हम फीडबैक के नाम से जानते हैं। तो हर पार्टी, चाहे वो आपका सोर्स हो, एनकोडर हो, चाहे वो डिकोडर हो, तो यहाँ पर ईच पार्टी जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है एनकोडर और डिकोडर के लिए। तो हर पार्टी इंटरेक्शन में क्या कर रही है, कंटिन्यूसली मैसेजेस सेंड कर रही है बैक टू दी अदर, एक के बाद एक। तो यही जो रिटर्न प्रोसेस है इट्स टर्म्ड एज फीडबैक। लाइक अब आप यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, तो व्हाट्सएप पर आप क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली बैक टू बैक आप मैसेजेस करते हैं ना पर्टिकुलर चैट। मान लीजिए आप, अगर आप वो छोड़िए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअली चैट की बात हम ना करें, अगर आप किसी ग्रुप की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप की, आप मान लीजिए आपका फ्रेंड का ग्रुप, आपका फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, आपका स्कूल कलीग्स का ग्रुप है, आपका किसी स्टाफ का ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है आपका, व्हाटएवर इट विल बी, तो उसमें अगर आपके मैसेजेस आ रहे तो आप बैक टू बैक रिप्लाई जो कर रहे हैं दैट इज टर्म्ड एज दी फीडबैक। ओके, सो ये जो रिटर्न प्रोसेस है कि मतलब अभी मैसेज आया आपने रिप्लाई करा, देन फिर मैसेज आया आपने रिप्लाई करा, तो ये क्या है, रिटर्न आप बराबर कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस आपकी फीडबैक कहला रही है। फीडबैक टेल्स द सोर्स हाउ द रिसीवर हैज़ इंटरप्रेटेड ईच मैसेजेस। फीडबैक जो है वो सोर्स को बताता है, यानी एनकोडर को बताता है कि कैसे रिसीवर ने आपके मैसेज को इंटरप्रीट करा, उसने कैसे समझा, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने बोला ना कि जिससे मैंने आपको बोला था कि एनकोडर ने बोल दिया था कि कल मैंने तुम्हें दिया था आज तो मुझे दे दो, तो अब अगर पेन, तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो रिसीवर है उसने अब कल बुक भी दी थी और पेन भी दिया था, ठीक है, कल एनकोडर ने बुक भी दी थी और पेन भी दिया था, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि डिकोडर ने पेन देने की बात कही है या फिर बुक देने की बात कही। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पे कही है कि फीडबैक जो होता है वो ये बताता है, क्योंकि अब वो कहेगा हाँ ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा अब ये मैसेज करा था, अब जो रिसीवर है वो मैसेज कर रहा है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा पेन कल दे दूंगा। तो अब फीडबैक ने ये क्या था, ये फीडबैक था और इसने सोर्स को यानी एनकोडर को बताया कि जो आपका मैसेज था उसको रिसीवर ने कैसे इंटरप्रेट करा, मतलब उसने बुक को नहीं पेन को समझाया यहाँ पर। द फीडबैक विच कन्वेज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। अब कब क्या हो कि अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैंने जो आपसे बात कही उसका आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, तो हम उसको नेगेटिव फीडबैक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी कमी हमें देखने को मिल रही है। तो फीडबैक्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर मैं जो बात कहना चाह रही हूँ आप वही समझ रहे हो इट मीन्स पॉजिटिव फीडबैक, बट मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ आप उसके अलावा कुछ और समझ रहे हो तो इट इज़ नेगेटिव फीडबैक। ओके, यहीं पर इसी एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करेंगे। उसने कहा था कि मैंने तुम्हें जो कल दिया था वो मुझे आज दे दो, वो तो बुक कहना चाह रहा था लेकिन उसने जो रिसीवर था उसने पेन समझ लिया, यानी कि क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बट अगर वो बुक ही समझता तो वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता है। मान लीजिए जो आपका एनकोडर था वो बुक पेन दोनों मांग रहा था, लेकिन सिर्फ डिकोडर ने सिर्फ पेन बोला बुक नहीं बोला, तब भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव फीडबैक ऑन द अदर हैंड इंडिकेट्स दैट द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द सोर्सेस मैसेज। पॉजिटिव फीडबैक वही है कि जब रिसीवर जो हो वो सेंडर का मैसेज समझ जाए कि वो बेसिकली कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। इट डजंट नेसेसरली मीन दैट ही और शी एग्रीज विद द सोर्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सोर्स ने, मतलब मान लीजिए सोर्स ने कहा कि हम सबको कल 12 बजे इस रेस्टोरेंट में मिलना है, ठीक है। तो सोर्स ने तो ये मैसेज कर दिया कि हम सबको कल 12 बजे इस रेस्टोरेंट में मिलना है, तो ये वाली बात रिसीवर समझ तो गया कि हाँ रेस्टोरेंट में मिलना है। बट अब ये ज़रूरी नहीं है कि रिसीवर कहे कि हाँ बिल्कुल मैं वहीं मिलूँगा, जैसा तुमने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ वही कहा गया है कि इट डजंट नेसेसरली मीन दैट ही और शी एग्रीज विद द सोर्स, कि सोर्स के साथ वो क्या हो, एग्री कर जाए, वो ये कह दे कि हाँ रेस्टोरेंट में मिलना है तो मैं मिलूँगा, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसके पास अपना कोई पर्टिकुलर काम हो और वो रिसीवर की सेंडर की बात ना माने। तो जस्ट दैट द मैसेजेस वॉज इंटरप्रेटेड एक्यूरेटली, तो ऐसे ही जो मैसेजेस हैं वो एक्यूरेटली इंटरप्रेट होते हैं। फीडबैक कैन ऑल्सो बी एम्बिगियस, फीडबैक एम्बिगियस भी होता है, मतलब नॉट क्लियरली पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब हम कह सकते हैं कि ना ही तो हमें वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ना ही वो हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। वन सी एंड कैन बी एग्जाम्पल ऑफ एम्बिगियस फीडबैक। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, लाइक मैंने बोला कल मैंने बोला ना कि कल हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे 12 बजे। अब मैंने बोल दिया ओके आई विल सी, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा कि
मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। या फिर हमने कभी कभी आप मैसेज करते हो ना, कभी कोई बात समझ में नहीं आती तो वहाँ पर आप लिख देते हो, है ना। किसी ने आपको कोई मैसेज किया एंड आपको क्लियर समझ में नहीं आया तो आप वहाँ पर ये व्हाट्सएप पर ये का वहाँ पे जो यूज़ करते हैं ना ये इसका मतलब यही होता है कि ज़रूरी नहीं है आपको समझ में आया या नहीं आया, ये डाउटफुल रहता है। तो वही है कि आपका जो फीडबैक है वो दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये दो वर्ड्स बेसिकली यूज़ होते हैं, सी एंड हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमें डाउट पे रहते हैं कि हाँ क्या बोलते हैं ना, लेट्स सी। कोई कम मैंने बोला कि कल तुम मेरा ये काम कर दोगे, मैंने बोला लेट्स सी, तो यानी डाउट है, करूँगा भी नहीं भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मैंने बोल दिया येस आई डेफिनेटली डू इट, हाँ मैं डेफिनेटली इसको करूँगा, तो ठीक है। क्या अगर मैंने बोला लेट्स सी, तो लेट्स सी मतलब पता नहीं भैया करेंगे या नहीं करेंगे, तो वही यहाँ पर जो फीडबैक है वो एम्बिगस भी होता है। द इफेक्टिव कम्युनिकेटर इज़ ऑलवेज सेंसिटिव टू फीडबैक। जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है वो हमेशा फीडबैक की तरफ सेंसिटिव रहता है एंड कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइज हिज और हर मैसेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फीडबैक रिसीव। और क्या करता है, कॉन्स्टेंटली अपने मैसेजेस को क्या करता रहता है, मॉडिफाई करता रहता है ताकि जो भी फीडबैक रिसीव होता है उसके रिजल्ट के लिए। हिंदी में देख लेंगे प्रतिक्रिया। तो संचार प्रक्रिया में एक और तत्व प्रतिक्रिया है। बातचीत में प्रत्येक पक्ष लगातार दूसरे को संदेश भेजता है। इस वापसी प्रक्रिया को प्रतिक्रिया कहा जाता है। प्रतिक्रिया स्रोत को बताती है कि प्राप्तकर्ता ने प्रत्येक संदेश की व्याख्या कैसे की है। प्रतिक्रिया जो समझ की कमी को व्यक्त करती है नकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में जानी जाती है। दूसरी ओर सकारात्मक प्रतिक्रिया यह संकेत देती है कि प्राप्तकर्ता ने स्रोत के संदेश को समझ लिया है या फिर नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्रोत से सहमत है, बस यह है कि संदेश की सही व्याख्या की गई है। प्रतिक्रिया स्पष्ट भी हो सकती है, बिल्कुल स्पष्ट हो सकती है। स्पष्ट रूप से सकारात्मक या नकारात्मक नहीं, हम कह सकते हैं कि देखें और यह स्पष्ट प्रतिक्रिया के उदाहरण हो सकते हैं। और प्रभावी संचारण हमेशा प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील होता है और प्राप्त प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने संदेशों को लगातार संशोधित करता है। क्लियर। नाउ अब हम पढ़ेंगे बैरियर और नॉइस। तो बेसिकली बैरियर और नॉइस क्या होता है। द ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम, जो ह्यूमन का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको हम कंपेयर करते हैं विद रेडियो और टेलीफोन सर्किट। टेलीफोन या फिर रेडियो सर्किट के साथ ह्यूमन के कम्युनिकेशन सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं। जस्ट एज इन रेडियो ट्रांसमिशन, जैसे कि रेडियो ट्रांसमिशन में जहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है, आप लोग कभी अगर रेडियो सुना होगा तो वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है, कभी कभी जो भी आपको सुन रहे हो तो वो क्लियर नहीं होता और एक इस टाइप की जो वॉइस होती है, मैं क्लियरली इसको नहीं निकाल पा रही, बट इस टाइप की आपने देखा होगा ना, एक आपको डिस्टॉर्शन आपके रेडियो ट्रांसमिशन में दिखाई देता है। तो यहाँ पर वही कहा है कि जैसे कि रेडियो ट्रांसमिशन में डिस्टॉर्शन होता है किसी भी एक पॉइंट पे सर्किट के अलोंग, तो देयर कैन बी सिमिलर बैरियर्स इन ह्यूमन कम्युनिकेशन। इसी तरह से ह्यूमन के कम्युनिकेशन में भी एक बैरियर होता है, ठीक है। ये नेटवर्क की वजह से, सर्किट में किसी प्रॉब्लम की वजह से ये हमें डिस्टॉर्शन दिखाई देता था रेडियो में। इसका ही मैं एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। लाइक हम जब टीवी, पहले का टाइम हुआ करता था जब एंटीना वाली टीवी हुआ करती थी। आई होप सभी के घरों में एंटीना वाली टीवी होगी, आप सभी ने उसको यूज़ किया होगा। तो वो जो एंटीना वाली टीवी हुआ करती थी उसमें क्या होता था, हम लोग टीवी देख रहे होते थे, अचानक से पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती थी, आपकी कलरफुल या फिर कुछ जिगजैग लाइंस इस तरह से आने लगती थी। जो पिक्चर्स होती थी वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती थी और वॉइस जो हुआ करती थी वो क्या होने लगती थी, फ्रीज़ होने लगती थी बीच बीच में। तो एट दैट टाइम हम क्या करते थे कि एक पर्सन जाता था और वहाँ पर जाके एंटीना को हिलाया करता था और बोला करता था कि इज़ इट क्लियर नाउ, है ना, पूछा करता था। तो वही था। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जिस तरह से किसी भी टेलीफोनिक सर्किट में, किसी भी रेडियो ट्रांसमिशन में जो डिस्टॉर्शन होता है, ऐसा ही डिस्टॉर्शन हमको ह्यूमन कम्युनिकेशन में भी दिखाई देता है। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन में जो डिस्टॉर्शन हमें दिखाई देता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ बैरियर। तो वो बैरियर क्या है, तो वो बैरियर यहाँ पर बात की गई है कि वो बैरियर बेसिकली नॉइज़ी है। द सोर्सेस इन्फॉर्मेशन मे बी इनसफिशियंट और अनक्लियर। अब वो बैरियर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो सोर्स की इन्फॉर्मेशन है, जो एनकोडर इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो पूरी ना हो,
या फिर क्लियर ना हो, बात को वो घुमा फिरा के उसने बोला हो और पूरी बात ना बोली हो, तो कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन यहाँ पर रह जाएगा। और द मैसेज कैन बी इनफेक्टिवली और इनएक्यूरेटली एनकोडेड, और मैसेज को इनफेक्टिवली और इनएक्यूरेटली मतलब सही तरीके से एनकोड नहीं किया गया होगा, तो जो आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि डिकोडर उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, ठीक है, पूरी सही तरीके से। तो द रॉन्ग चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में भी यूज, यहाँ पर हम रॉन्ग चैनल कम्युनिकेशन के लिए रॉन्ग चैनल का यूज़ भी कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि कभी कभार आपने देखा होगा कि आपका मैसेज सेंड नहीं होता है ना, हम लोग कहते हैं कि आपका इंस्टेंट मैसेंजर है आपका व्हाट्सएप, ठीक है, टेक्स्ट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी वही करें कि कभी कभी हम गलत, अब देखिए अगर मैं टेक्स्ट मैसेज का यूज़ कर रही हूँ कम्युनिकेट करने के लिए किसी से, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा एक फ्लो में हमारा कम्युनिकेशन नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है मे बी कि वो हमारा मैसेज का रिप्लाई आधे घंटे बाद कर रहा है, 1 घंटे बाद कर रहा है, बट ऑन व्हाट्सएप अगर दोनों ही सोर्सेस ऑनलाइन हैं तो वहाँ पर हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग होती है और हमें पता भी चल जाता है कि सामने वाला ऑनलाइन है या नहीं, तुम्हारे मैसेजेस देखे या नहीं देखे। तो यहाँ पे वही है कि अगर आप रॉन्ग चैनल का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तब भी आपको बैरियर्स दिखाई देंगे, ठीक है। द मैसेजेस में नॉट बी डिकोडेड द वे इट वॉज एनकोडेड, जो मैसेजेस होंगे उनको वो हो सकता है कि डिकोड ना हो उस वे में जिस तरह से उनको एनकोड किया गया था, मतलब जिस तरह से उसको लिखा गया था उस तरह से हो सकता है सामने वाला ना समझ पा रहा हो। फाइनली, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स क्यों हो रही है, फाइनली द रिसीवर में नॉट बी इक्विप्ड टू हैंडल द डिकोडेड मैसेज। तो फाइनली क्या होगा कि जो भी डिकोडेड मैसेज है या जो भी इनकोडेड मैसेज है, उसको जो डिकोडर है वो जो या जो रिसीवर है वो उसको उसके साथ वेल सेटल नहीं हो पा रहा है, और इस तरह से वो जो रिस्पॉन्स देगा, जो फीडबैक देगा, वो जो कि सोर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो या ना हो, तो ये भी बैरियर है, ठीक है। बैरियर आर एनी ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स क्या होंगे, कुछ भी हमारी कठिनाइयाँ होंगी, ऑब्स्टिकल्स होंगे, डिफ़िकल्टीज़ होंगी जो कि कम्युनिकेशन की वे में आएंगी, कुछ भी हो सकती हैं वो। दे मे बी फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, वो मैकेनिकल बैरियर्स हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, नेचुरल। मान लीजिए आप किसी भी एक ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो, मान लीजिए आप जो है वो हिंदी जानते हैं और जो सेकंड पर्सन है वो मराठी जानता है, तो आप हिंदी में बोल रहे हैं एंड वो मराठी में बोल रहा है, आप दोनों ही बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आपको एक कट ज़रूर नज़र आएगा, तोड़ फोड़ कम्युनिकेशन में दिखाई देगी, टूटी फूटी कम्युनिकेशन होगा, फ्लो में नहीं होगा। तो इट्स बिकॉज ऑफ द लिंग्विस्टिक ऑल्सो, कल्चर अगर आपका डिफरेंट है तो भी आपकी बात ठीक से नहीं बन पाएगी, कोई साइकोलॉजिकल बैरियर है एंड ऑल। तो बैरियर्स हमारे इतने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। Besides then are the barriers raised by interpersonal relationships between individuals and groups। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो बैरियर्स होते हैं इनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अराइज किया जाता है, ये इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में भी मतलब रेज होते हैं। एंड द प्रेजुडिस ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड द चैनल्स दे यूज टू कम्युनिकेट। Barriers to communication also occur if the sender and receiver are not on the same wavelength। वही है कि बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशन में, वो हमें तब भी देखने को मिलेंगे जब हमारा सेंडर और रिसीवर जो होगा वो सेम वेवलेंथ पर नहीं होगा। ये दिस इज़ एज ट्रू इन ह्यूमन कम्युनिकेशन, ये भी ह्यूमन कम्युनिकेशन में है कि अगर आप लोग डिस्टेंस पे खड़े होकर बात कर रहे होंगे तब भी आपकी वॉइस जो वो क्लियर नहीं होगी, कहीं ना कुछ बीच में मिस हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज़ इन रेडियो ट्रांसमिशन। सो इन द jargon of communication all various whatever their nature are clubbed under a common level noise। यहाँ पर वही कहा गया है कि अगर हम बात करें कम्युनिकेशन में तो जितने भी बैरियर्स होंगे चाहे उनका कुछ भी नेचर हो वो क्लब्ड होंगे किस एक कॉमन लेवल में जिसको हम नॉइज़ कहेंगे। अगर नॉइज़ हो रहा है, शोर हो रहा है तो कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होगा। इट डिनोट्स नॉट ओनली एटमॉस्फेरिक और चैनल डिस्टर्बेंस, ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक या चैनल डिस्टर्बेंस को डिनोट नहीं करता बल्कि बट ऑल बैरियर, जितने भी हमारे बैरियर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट करते हैं किसी ना किसी तरह से। तो बाधाएं जो होंगी वो शोर भी हम उसको मान सकते हैं। तो यहाँ वही कहा जा रहा है कि मानव संचार प्रणाली की तुलना रेडियो या टेलीफोन सर्किट से की जा सकती है। जिस तरह रेडियो प्रसारण में सर्किट चैनल के किसी भी बिंदु पर विकृति हो सकती है, उसी तरह मानव संचार में भी ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्रोत की जानकारी अपर्याप्त या अस्पष्ट हो सकती है, या संदेश अप्रभावी या गलत तरीके से एनकोड हो सकता है,
या संचार का गलत चैनल इस्तेमाल किया जा सकता है ना। हमें बात करनी थी व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं। संदेश को एनकोड करने के तरीके से डिकोड नहीं किया जा सकता हो या नहीं किया जा सका हो। अंत में रिसीवर डिकोड किए गए संदेश को इस तरह से संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है कि स्रोत द्वारा अपेक्षित प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सके। तो बाधाएं संचार के रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा या कठिनाई है, ये प्रकृति में भौतिक हो सकती हैं, ये आंतरिक हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं, सांस्कृतिक हो सकती हैं या फिर भाषाई हो सकती हैं। इसके अलावा व्यक्तियों और समूह के बीच पारस्परिक संबंधों, व्यक्तियों और समूहों दोनों के पूर्वाग्रहों और संचार के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले चैनलों द्वारा उत्पन्न बाधाएं भी ये हो सकती हैं। संचार में बाधाएं तब भी होती हैं जब प्रेषक या रिसीवर एक ही तरंग दैर्ध्य पर नहीं होते हैं। यह बात मानव संचार में भी उतनी सच है। अगर आप दूर दूर खड़े हैं, आपकी लेंथ ज़्यादा है, आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। जितनी की रेडियो प्रसारण में ये सच थी, उतनी ही ये मानव संचार में भी सच है। संचार की शब्दावली में सभी अवरोधों को, चाहे उनकी प्रकृति कुछ भी हो, एक सामान्य लेवल शोर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, यह न केवल वायुमंडलीय या चैनल की गड़बड़ी को दर्शाता है, बल्कि उन सभी अवरोधों को भी दर्शाता है जो किसी भी तरह से संचार को विकृत करते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा फिजिकल बैरियर्स देख लेते हैं। बेसिकली फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में। सो यहाँ पर 4 मेन काइंड्स के जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको हम फिजिकल बैरियर्स की तरह देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ये क्या है हिंदी में देखेंगे। 4 मुख्य प्रकार के विकर्षण संचार प्रक्रिया में भौतिक बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। ये हैं द कॉम्पिटिंग स्टिमुलस। कॉम्पिटिंग स्टिमुलस यानी कि स्टिमुलस यहाँ पर आपका एक बाधा के रूप में कार्य करेगा। इन द फॉर्म ऑफ अनदर कन्वर्सेशन, अगर हम अनदर कन्वर्सेशन की फॉर्म की बात करें, गोइंग ऑन विद इन हियरिंग डिस्टेंस और लाउड म्यूजिक और ट्रैफिक नॉइज इन द बैकग्राउंड। मतलब वही है कि कन्वर्सेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, बहुत शोर हो रहा है, कोई डीजे बज रहा है, शादी बारात है, वहाँ आप बोलने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं बोल पाओगे। तो ये आपका पहला बैरियर हो गया। ठीक है कि स्टिमुलस कितना प्रतिस्पर्धी उत्तेजना जो है, सुनने की दूरी के भीतर चल रही एक और बातचीत। अब यहाँ पर यस एक और बातचीत, इसमें आप ऐसा देख सकते हो कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप मान लीजिए किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपके बराबर में कोई आपसे कंटिन्यूसली बोल रहा है कुछ और आप फ़ोन पर भी बात करें तो दोनों की बातें यहाँ पे क्या कर जाएंगी, दोनों की बातें यहाँ पे क्लैश कर जाती हैं। आप उसका रिप्लाई उसको कर देते हैं, तब भी आपका कम्युनिकेशन ठीक तरह से नहीं हो पाता। नहीं आप अगर आपने एक एक्सपीरियंस नहीं किया तो करके देख लीजिएगा। सेम टाइम में आप बात करिएगा 2 लोगों से, ठीक है, 2 कन्वर्सेशन अगर हो रहे होंगे तो वो भी आपके ठीक नहीं होंगे। या कोई आपस में भी, ज़रूरी नहीं आपसे ही बात करो, मान लीजिए आप किसी से फ़ोन कॉल पे बात करें, पास में ही आपकी मदर आपकी सिस्टर से बात करें, तो उनके बीच एक कन्वर्सेशन हो रहा है और आपके बीच एक कन्वर्सेशन हो रहा है, तो दोनों ही कन्वर्सेशन आपस में क्लैश करेंगे एट सेम टाइम और कहीं ना कहीं फिर हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर कन्वर्सेशन एंड जितना भी आपका नॉइज़ जो भी चल रहा है उसके हिसाब से। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है आपका एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब कभी कभी क्या होता है, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा गर्मी अगर है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है बट देयर आर लॉट ऑफ, आप कह सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा गर्मी आपको लग रही है, तो इन दैट केस भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, बहुत उमस, ह्यूमिडिटी में उमस हो रही है ना, तो आपका मन नहीं कर रहा कि आप किसी से बात करो। ठीक है, आपको लग रहा है बस अरे ये जाएँ, मैं यहाँ से जाऊँ, मैं हवा करूँ या कुछ भी। या फिर पुअर वेंटिलेशन, अगर ठीक से आप जो एयर है उसका एग्जिट और एंट्रेंस नहीं हो रहा तो आपको सफोकेटेड फील होगा, तो उस केस में भी आप नहीं ठीक से बात कर पाओगे। या फिर कुछ वाइब्रेशंस, अगर मान लीजिए कि आप ऐसा मान लीजिए कि आप किसी से व्हाट्सएप पर बात करें तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस चल रही है एंड यू आर इन ऑटो रिक्शा, और जो ऑटो रिक्शा है वो एक ऐसे आपके सरफेस पे चल रहा है जो स्मूथ नहीं है बिल्कुल, वहाँ पे बीच बीच में गड्ढे वड्ढे हैं, तो बीच बीच में जो आपको झटके लग रहे हैं उनमें आपका जो मैसेज की स्पीड है वो स्लो हो रही है, फिर गलत टाइप हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप वाइब्रेशंस जो आपको फेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से भी आपको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आ स्ट्रॉन्ग लेयर ऑल कैन कंट्रीब्यूट टू डिस्ट्रॉशन इन द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। तो मैसेज सेंड करने में, मैसेज रिसीव करने में, क्योंकि पढ़ा कुछ जा रहा है, क्योंकि आप उछल रहे हैं बार बार ना, झटके लग रहे हैं, तो कुछ का कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ का कुछ लिख रहे हैं। पर्यावरणीय तनाव, तो उच्च तापमान और आर्द्रता, खराब वेंटिलेशन, कंपन महसूस होना। कंपन महसूस, आप मैंने ये एक एग्जांपल ऑटो रिक्शा का दिया था। कंपन महसूस होना आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपको ही चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, आप ही ठीक नहीं हैं। ठीक है, तेज चमक, हाँ बिल्कुल
सूरज की रोशनी में कोई मैसेज करना दिख ही नहीं रहा आंखों से सही से क्या लिखा था। तो ये सब आपको संदेश भेजने और प्राप्त करने में क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्शन पैदा करेंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड जो है दैट इज सब्जेक्टिव स्ट्रेस। अब सब्जेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे, यानी स्लीपलेसनेस, इल हेल्थ। मान लीजिए आपने सोया नहीं पूरी रात, ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने ड्रग्स ले रखे हैं, आपका मूड जो है वो वेरिएशन है, मूड में वेरिएशन है, आपका मूड स्विंग्स कर रहे हैं, तो इससे भी आपके जो सब्जेक्टिव स्ट्रेस को ये बढ़ावा देते हैं, ठीक है। राइज दैट ऑफन लीड टू ग्रेट डिफिकल्टीज, इसमें भी आपको काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा सुनने में और उसको इंटरप्रेट करने में। मान लीजिए नींद पूरी नहीं हुई, किसी ने मान लीजिए कोई वर्ड ऐसा बोला जो सिमिलर हो, ठीक है, तो आपने कुछ का कुछ सुना, ठीक है, तबीयत ठीक नहीं, कोई कुछ कह रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह के गया, मेरे को क्या करना भूल गए थोड़ी देर में, ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्टिव स्ट्रेस है। ड्रग्स में है आप, तो आपने समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कह के गया, आप भूल गए। किसी ने कभी कभी होता है ना, आपसे कहा जाता है कि ये आप किचन में पहुँचा दीजिएगा, आपने समझ में नहीं आया, आप बोलते हैं अरे मैंने सुना ही नहीं था और आपसे वो कह के गया था। तो ये जो होता है यही सब्जेक्टिव स्ट्रेस होता है कि आपकी मदर आपसे बोलती है बेटा फ्रिज में बॉटल्स भर के रख दो, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर आप कह लीजिए नींद पूरी नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा मूड आपके स्विंग्स कर रहे थे या कुछ भी, तो आपने नहीं सुना, फिर आपकी मदर बोलती है बेटा आपने बॉटल भर के रख दी, तो आपने कब कहा मुझसे, है ना। तो ये जो सिचुएशन होती है इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सब्जेक्टिव स्ट्रेस। व्यक्तिपरक तनाव यानी अनिद्रा, खराब स्वास्थ्य, दवाओं का प्रभाव या मनोदशा में बदलाव व्यक्तिपरक तनाव के रूपों को जन्म देते हैं, जो अक्सर सुनने और व्याख्या करने में बड़ी कठिनाइयों का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है आपका इग्नोरेंस ऑफ द मीडियम। इसमें आप ये कहेंगे कि मान लीजिए मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती और कोई मेरे को अगर इंग्लिश में मैसेज कर रहा है तो मैं उसको समझ नहीं पाऊँगी और उसको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर वही मीडियम की भी बात आ रही है। द वेरियस मीडिया फॉर, अब इसमें हम ऐसे भी देख सकते हैं, द वेरियस मीडिया फॉर कम्युनिकेशन आर ओरल, रिटेन, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, ठीक है, ये हमारी मीडियाज़ हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने वर्बली बोला, सामने वाला व्यक्ति जो है वो डेफ है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, कैसे समझेगा, ठीक है। मैंने लिख के दे दिया सामने वाले को, सामने वाला ब्लाइंड है, कैसे पढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने कोई एक ऑडियो दे दी वही डेफ पर्सन को कि सुन लो, तो वो कैसे सुनेगा, क्योंकि वो तो सुन ही नहीं सकता। मैंने ऑडियो विजुअल मैंने विजुअल दे दिया किसी को, तो वो भी कैसे, उसको दिख ही नहीं रहा, वो ब्लाइंड है। तो वही है यहाँ पर कि मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे कि सामने वाले की नीड क्या है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग अगर हम यूज़ नहीं कर रहे तो भी हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा। द यूज़ ऑफ ए मीडियम विद विच द कम्युनिकेशन आर नॉट फैमिलियर वुड टर्न द मीडियम इटसेल्फ इनटू अ बैरियर। यहाँ पर भी मीडियम जो है वो बैरियर साबित होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा भी, मान लीजिए हमने कोई ऐसा ऑडियो विजुअल एड, मान लीजिए कि विजुअलाइज़र दे दिया किसी को कि आप इस विजुअलाइज़र को प्ले कर लीजिए, मैंने यहाँ पर अपनी पीडीएफ बना दिया, मान लीजिए उसको विजुअलाइज़र प्ले ही करना नहीं आ रहा, तो तब भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो माध्यम की अज्ञानता, अगर संचार के लिए जो विभिन्न माध्यम है जैसे मौखिक, लिखित, श्रव्य दृश्य, तो इनको अगर वो जानता ही नहीं है, ठीक है, आप लिखित वाले को दे दिया, उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा, पढ़ेगा कैसे। ये भी ज़रूरी नहीं ब्लाइंड को ही दो, ना पढ़ने वाले व्यक्ति को दे दो तो कैसे पढ़ेगा वो। तो माध्यम की अगर अज्ञानता है तो भी आपका जो कम्युनिकेशन है वो एक बैरियर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स में देखेंगे तो ईच ऑफ अस हैज़ अ सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम सभी के पास कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, अ काइंड ऑफ विंडो थ्रू विच वी लुक आउट एट दी वर्ल्ड। एक तरह की विंडो होती है हमारी आइज़, इनको हम कह देंगे, जो हम क्या करती हैं वर्ल्ड में देखती हैं। तो एट पीपल्स, लोगों को देखती हैं, इवेंट्स को देखती हैं, सिचुएशंस को देखती हैं। सो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये सिस्टम है, किसका सिस्टम है, स्टैंडर्ड्स, जो भी मानक हम सेट करते हैं, जो भी वैल्यूज़ हमारी होती हैं उनका। यूजुअली इम्प्लिसिट भी हो सकता है, अंडरलाइंग एंड टू सम एक्सटेंट कंट्रोलिंग एन एक्शन। एक कुछ एक्सटेंट तक हम अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम एक्सप्रेशंस जो कि हमारे बिलीफ, एटीट्यूड और आइडिया, ठीक है। तो इसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर्स की यहाँ बात हो रही है। नो टू इंडिविजुअल पजेसेस एग्जैक्टली सिमिलर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो सिमिलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो इंडिविजुअल में हम एग्जैक्टली देखने को नहीं मिलेंगे सेम, इवन दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। चाहे वो हम कह सकते हैं चाहे दो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हों, उनमें भी हमें सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाई नहीं देगा। दोनों ही अलग होंगे, दोनों के परसेप्शंस अलग होंगे, दोनों के थॉट्स, आइडियाज़ अलग अलग
होंगे। तो टू अ लार्ज एक्सटेंट और एक्सपीरियंसेस पर्टिकुलरली आर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अ कल्चरल एनवायरनमेंट हैव ग्रोन अप इन इन्फ्लुएंस आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि हमारा चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस कुछ था, दूसरे का कुछ था। मान लीजिए मेरी जो आप कह सकते हो कि मेरे को जो आपका एटमॉस्फेयर मिला, मेरा जो चाइल्डहुड जहाँ पे बीता वहाँ हिंदी बोला जाता था, तो मेरे को हिंदी, मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई वो हिंदी मीडियम में हुई, और मेरा जो ब्रदर है उसकी अपब्रिंगिंग अमेरिका में हुई। तो हम दोनों के थॉट्स प्रोसेस मैच नहीं करेंगे, हम दोनों का कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं बैरियर्स रहेंगे, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती एट सेम टाइम और मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो हम बात नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि लार्ज एक्सटेंट तक हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे यह कल्चरल एनवायरनमेंट भी अमेरिका और इंडिया में आ गया, तो ये ग्रोन अप होते हैं, एक इस पर प्रभाव डालते हैं हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, हम में से प्रत्येक के पास एक निश्चित संदर्भ का फ्रेम होता है, जिसको हम एक प्रकार की खिड़की बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से हम दुनिया को, लोगों को, घटनाओं को और स्थितियों को देखते हैं। तो संदर्भ का एक फ्रेम मानकों और मूल्यों की एक प्रणाली है, जो आमतौर पर निहित, अंतर्निहित और कुछ हद तक किसी कार्रवाई को नियंत्रित करता है, या मेरे विश्वास, दृष्टिकोण या विचार की अभिव्यक्ति करता है। अब देखिए, कोई भी दो व्यक्तियों के पास संदर्भ के बिल्कुल समान फ्रेम नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, जैसे दो ट्यून्स आइडेंटिकल नहीं होते, भले ही वे समान जुड़वा क्यों ना हो। काफ़ी हद तक हमारे अनुभव, जो विशेष रूप से हम कहें हमारे बचपन के अनुभव, या हमारे सांस्कृतिक वातावरण, या हमारा संदर्भ, जो ये हमारे संदर्भ के फ्रेम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब देखिए, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर्स आते हैं आपके। लिंग्विस्टिक कल्चरल बैरियर्स, वही हमारी भाषाएं अलग अलग है, हमारा कल्चर अलग अलग है, कोई पंजाबी कल्चर से बिलोंग करता है, कोई इस्लामिक कल्चर से बिलोंग करता है, दोनों के कल्चर अलग अलग है, वो नहीं समझेंगे। तो लैंग्वेजेस या लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेशन होते हैं थॉट्स के, हम लैंग्वेज के थ्रू अपना थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपीरियंसेस को हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ द कल्चर एनवायरनमेंट, और हम ये अपने थॉट्स और अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमारे कल्चर एनवायरनमेंट के टर्म्स में करते हैं। व्हेन द सेम लैंग्वेज इज मेड, जब सेम लैंग्वेजेस बनी होती हैं, तो यूज़ ऑफ इन अ डिफरेंट कल्चर, जब सेम लैंग्वेजेस डिफरेंट कल्चर्स में यूज़ होती हैं, तो इट टेक अनदर कलर, अनदर मीनिंग, तो वो अनदर कलर लेते हैं, अनदर मीनिंग लेते हैं। जैसे कि हम इसमें आपको बोल सकते हैं कि आपका सिर्फ वही जो आपकी हार्वेस्टिंग, क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग होती है, तो उस फेस्टिवल को एक जगह पोंगल के, ओणम के रूप में मनाया जाता है, उसको एक जगह वैसाखी मनाया जाता है। तो ये कल्चरल डिफरेंस हो गया। फेस्टिवल सेम ही है, फसल की कटाई पर ही मनाया जा रहा है, लेकिन नाम अलग है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल डाइवर्सिटी। तो भाषा विज्ञान और सांस्कृतिक बाधाएं जो हैं वो क्या हैं कि भाषा लोगों के विचारों और अनुभवों की अभिव्यक्ति है, जो उनके सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में होती है। जब एक ही भाषा का इस्तेमाल किसी दूसरी संस्कृति में किया जाता है, तो वह अलग रंग, अलग अर्थ ले लेती है, ठीक है। आ जाइए मैकेनिक। अब कभी कभी एक वर्ड ही अलग, कभी कभी एक वर्ड जो हम अपने में यूज़ करते हैं उसका मीनिंग अलग होता है, दूसरा का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। अब आ जाइए मैकेनिकल बैरियर्स। तो मैकेनिकल बैरियर्स जो होते हैं ये रेज होते हैं चैनल्स के थ्रू। अब इसमें तो नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा, आपका नेटवर्क इशू जो होता है, टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं वो मैकेनिकल बैरियर्स में आएंगे। तो मैकेनिकल बैरियर्स आर दोज जो कि रेज्ड होते हैं चैनल्स के द्वारा, एम्प्लॉयड फॉर इंटरपर्सनल ग्रुप और मास कम्युनिकेशन। चैनल्स बिकम बैरियर, चैनल्स हमारे बैरियर बनते हैं जब मैसेज को इंटरफेयर किया जाता है कुछ डिस्टर्बेंसेस पे, विच इंक्रीज द डिफ़िकल्टी इन रिसेप्शन, जिसको सुनने में कठिनाई हो, उस पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं मैसेजेस तो प्रिवेंट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स मैसेजेस के जो कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच ही ना पा रहे हों। एब्सेंस होता है यहाँ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का, तो ये भी हमारा मैकेनिकल बैरियर कहलाता है। तो इस टाइप के बैरियर में हमारा कोई भी डिस्टर्बेंस आता है जिसकी वजह से फिजिकल ट्रांसमिशन ना हो पाए मैसेज का, ठीक है। तो यांत्रिक बाधाएं वो बाधाएं होती हैं जो पारस्परिक समूह या संचार के लिए नियोजित चैनलों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। चैनल तब बाधा बन जाते हैं जब संदेश में कुछ गड़बड़ी के कारण हस्तक्षेप होता है, जिससे एक प्राप्ति में कठिनाई बढ़ जाती है और दूसरा संदेश के कुछ तत्वों को उसके गंतव्य तक पहुंचाने से रोक दिया जाता है। यह दोनों संचार सुविधाओं की अनुपस्थिति भी एक यांत्रिक बाधा होती है और इस प्रकार की बाधा में कोई भी गड़बड़ी शामिल है।
तो जो संदेश के भौतिक संचरण की निष्ठा में क्या कर रही है, हस्तक्षेप करती है। ओके, नाउ इट्स ऑल अबाउट आर फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने डिस्कस कर लिए। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने उसकी विशेषताएं देख ली, हमने यहाँ पर और क्या देख लिया, हमने इसकी बैरियर्स देख लिया कि कौन कौन से बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। तो ऑलरेडी मैं 3 पार्ट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस के कवर कर लिए, 4th पार्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करके हम कंप्लीट कर देंगे कम्युनिकेशन को, और बाकी कुछ अदर टॉपिक अगर कम्युनिकेशन के रहेंगे तो फिर उनको लेकर आएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक्स, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।